Hello everyone. Today we will study in this video new chapter of our democratic politics book, chapter of working of institution, and we already understood introduction part of previous video. So today we will study first topic of chapter. Topic is हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, मीन्स प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं संस्थाओं के कामकाज के अंतर्गत। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के अंतर्गत, चैप्टर का नाम था जो कि संस्थाओं का कामकाज, इसके अंतर्गत हम इस टॉपिक को आज स्टडी करेंगे। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट टॉपिक, अ गवर्नमेंट ऑर्डर। तो प्रमुख जो नीतिगत फैसले किए जाते हैं उसके अंतर्गत एक सरकारी आदेश जो है उसके बारे में यह बताया गया है कि ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड एन ऑर्डर, मीन्स 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मोमेरेंडम, इसे कार्यालय ज्ञापन या ऑफिस मोमेरेंडम कहा जाता है। सभी लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इट हैड अ नंबर एंड इज़ नाउ बाय दैट, और इस तरह के सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या रहती है, और ये जो आदेश संख्या जो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे ये जो शो हो रहा है, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36012/31 एंड 90 EST/SCT, एंड ये डेट, इसका जो डेट है 13 अगस्त 1990, ये एक कार्यालय ज्ञापन जो कि ऑफिस मोमेरेंडम है, इसके इस ज्ञापन का एक संख्या है जिसे जिसे जॉइंट सेक्रेटरी या फिर कार्मिक जन शिकायत और एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशंस साइंड ऑन द ऑर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। मीन्स ये जो इस तरीके का कार्यालय ज्ञापन है, ये जो कार्यालय ज्ञापन है ये कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। और यह जो होता है एक छोटा सा आदेश है जो कि इट वॉज क्वाइट शॉर्टली बेली 1 पेज, यह एक छोटा सा आदेश है जो कि मुश्किल से एक पन्ने का था। It looked like any ordinary circular or notice that you may have seen in school. ये जो ऑर्डर है, जो ज्ञापन दिया गया था, इसे आप देखेंगे तो यह बिल्कुल वैसा ही एक आम सर्कुलर या नोटिस जैसा लगेगा जैसे आप स्कूल में देखे होंगे। द गवर्नमेंट इश्यूड हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स, और सरकार हर रोज़ विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है। बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स, और लेकिन यह आदेश बहुत इम्पॉर्टेंट था और कई सालों बाद तक विवाद का कारण बना रहा। सो लेट अस सी हाउ द डिसीजन वॉज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर। आइए देखें कि यह निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। ये जो इमेज है उसी सरकारी जो ज्ञापन था, कार्यालय ज्ञापन जो, उसका एक इमेज है जो कि बहुत छोटा सा है, जिसके बारे में अभी एक्सप्लेन किया गया, उसकी यह इमेज है। नेक्स्ट, दिस ऑर्डर अनाउंस्ड मेजर पॉलिसी डिसीजन, और ये जो ऑर्डर था, इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। इट सेड दैट 27% of the vacancies in civil posts and services under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes, short form SEBC.
और इसमें यह कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% जो रिक्तियां होंगी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, जिनको SEBC के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, के लिए ये रिजर्व होंगी, मीन्स आरक्षित होंगी। SEBC इज़ अनदर नेम फॉर ऑल दोज पीपल who belong to castes that are considered backward by the government। और अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है उन्हीं का एक और नाम SEBC मीन्स सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। The benefit of job reservation was till then available only to scheduled castes and scheduled tribes। और अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही मिल रहा था। Now a new third category called SEBC was introduced। और अब SEBC या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए ये तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी। और ओनली पर्सन हु बिलोंग द बैकवर्ड क्लासेस वर एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब्स। और इनके लिए 27% का अलग से कोटा तैयार किया जा रहा था, जो कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी में आ रहे थे। अदर्स कुड नॉट कम्पीट फॉर दिस जॉब। और दूसरे अन्य लोग जो इन 27% नौकरियों के लिए वो आरक्षित नहीं थे, वो इस तरह के जॉब के लिए जॉब के लिए कम्पीट नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी टॉपिक इज द डिसीजन मेकर्स मीन्स निर्णय करने वाले। हु डिसाइडेड टू इश्यू दिस मेमोरेंडम मीन्स इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया। Clearly, such a big decision could not have been taken by the person who signed that document। और जाहिर है कि अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया होगा जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे। द ऑफिसर वाज मेयरली implementing the instructions given by the Minister of Personnel, Public Governance and Pensions, of which the department was a part। और वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करवाने वाला अधिकारी था, और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं किया होगा। We can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। You have already read in the previous class about some of them। इनमें से आपने पिछली कक्षा में कुछ के बारे में स्टडी किया है। Let us go over some of the main points that you covered then। अब एक बार फिर इन प्रमुख बिंदुओं पर हम मेन पॉइंट्स जो हैं उनको कवर करते हैं। फर्स्ट, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री मीन्स राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर्स। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग्स। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। थर्ड, पार्लियामेंट consists of the president and 2 houses, लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। द ऑफिस मेमोरेंडम वाज द culmination of a long chain of events means यह सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन
1979 और भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। इट वॉज हेडेड बाय बीपी मंडल और इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। Hence it was popularly called the मंडल कमीशन और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग भी कहते हैं। It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommended steps to be taken for their advancement. इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980 and made many recommendations. One of these was that 27% of government jobs be reserved for the socially and educationally backward classes. The report and recommendations were discussed in the parliament. और इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में भी चर्चा हुई। For several years, many parliamentarians and parties kept demanding the implementation of the commission's recommendations. और वर्षों तक कई पार्टियां और संसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। Then came the लोकसभा इलेक्शन of 1989. In its election manifesto, the Janata Dal promised that if voted to power, it would implement the मंडल कमीशन रिपोर्ट। और फिर 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। द जनता दल डिड नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन। और चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी और इसके नेता वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। और लेकिन इसके बाद भी कई घटनाएं बने, लेकिन फिर जनता दल ने इस गवर्नमेंट बनने के बाद इस इलेक्शन फॉर्म मतलब ये जो फॉर्म था इस डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन। यह बताया गया कि चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी। उन्होंने इस तरीके का जो वादा किया था उसकी वजह से। और उस समय जो नेता थे वो वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। और सेवरल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर दैट। इसके बाद कई घटनाएं हुई जो कि इस प्रकार थी। फर्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस्ड द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। On 6 August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendations. और 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया। Next day, Prime Minister VP Singh informed the Parliament about this decision through a statement in both the House of Parliament. और अगले दिन जो प्रधानमंत्री VP सिंह थे उन्होंने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। The decision of the cabinet was sent to the Department of पर्सनल एंड ट्रेनिंग। और कैबिनेट के फैसले को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर इन लाइन विथ द कैबिनेट
डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल। और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ले ली। एन ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। और एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और दिस वाज हाउ OM नंबर 36012/31/90 वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 13, 1990। और इस तरीके से 13 अगस्त को ये जो 13 अगस्त 1990 को ये जो OM है जिसे हम कार्यालय ज्ञापन कहते हैं ये तैयार हो गया। For the next few months, this was the most hotly debated issue in the country. और अगले कुछ महीने तक यह देश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। Newspapers and magazines were full of different views and opinions on this issue। और सभी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में इस मुद्दे पर तरह तरह के व्यूज़ आए और डिबेट्स हुई। It led to widespread protests and counter-protests, some of which were violent। इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए, इनमें से कुछ हिंसक भी थे। People reacted strongly because this decision affected thousands of job opportunities। इससे नौकरियों के हजारों अवसर इफ़ेक्ट होने वाले थे, इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा तीखी थी। Some felt that existence of inequalities among people of different castes in India necessitated job reservation। They felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government एम्प्लॉयमेंट। और कुछ लोगों का मानना था कि भारत की विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में जो रिजर्वेशन है वो ज़रूरी है। और उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। Other felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to backward communities। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छीनेंगे। They would be denied jobs even though they could be more qualified। और अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। Some felt that this would perpetuate caste feelings among people and hamper national unity। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। In this chapter we won't discuss whether the decision was good or not। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। We only take this example to understand how major decisions are taken and implemented in the country। हम इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ यह समझाने के लिए बता रहे थे कि देश के प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। Who resolved this dispute? फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया? You know that the Supreme Court and the High Courts in India settle disputes arising out of governmental decisions। आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा जो भी है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। Some persons and associations opposed to this order filed a number of cases in the courts। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर कर दिए और they appealed to the courts to declare the order invalid and stop its implementation। और उन्होंने अदालत में इस आदेश को इनवैलिड घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील की।
The Supreme Court of India bunched all these cases together. और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मुकदमे को एक साथ जोड़ दिया. This case was known as the इंदिरा साहनी एंड अदरवाइज यूनियन ऑफ इंडिया केस. और इस मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है. 11 judges of the Supreme Court heard arguments of both sides. सुप्रीम कोर्ट के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी. और बाय अ मेजोरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992 डिक्लेयर्ड दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड. और उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह जो आदेश है यह इनवैलिड नहीं है. एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर. और लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेशों में कुछ संशोधन करने को कहा. इट सेड दैट वेल टू डू पर्सन अमोंग द बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन. और उसने कहा कि पिछड़े वर्ग की अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए. अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट ऑफ personnel and training issued another office memorandum on September 8, 1993. और उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया. The dispute thus came to an end and this policy has been followed since then. और यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है. So I hope that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.